हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद 10। आज मैं आपके लिए बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के एनसीईआरटी 6 to 8 आपकी एनसीईआरटी करवा रही हूँ, जिसमें से आपके काफ़ी चैप्टर मैंने करवा दिए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का क्या है। और आपको पता है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 9th विद्युत तथा परिपथ। और भी मैंने बाकी चैप्टर करवा दिए, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो देखिए जाके। फर्स्ट पॉइंट है विद्युत सेल। विद्युत सेल में क्या था, टार्च के बल्ब को विद्युत और विद्युत सेल से मिलती है। मतलब जो टार्च के बल्ब को विद्युत और विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है। किस में किया जाता है भाई? अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी और रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में भी किया जाता है। किसका प्रयोग? विद्युत सेल का प्रयोग किया जाता है। विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा विद्युत सेल कहलाता है। मतलब एक तरफ धनात्मक सिरा होता है और एक तरफ ऋणात्मक सिरा होता है, तो उसको क्या कहते हैं? विद्युत सेल कहते हैं। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, जिसमें एक धनात्मक टर्मिनल सिरा तथा दूसरा ऋणात्मक सिरा होता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। तब उस विद्युत सेल को एक नए विद्युत सेल में बदलना पड़ता है। टार्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। क्या चिपका होता है? धातु की सतह पर कांच का एक बाहरी आवरण चिपका होता है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। आपने सुना, मतलब पढ़ा भी होगा। बल्ब में तंतु होता है। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है। ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं। इन मोटे तारों में से एक तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक। बल्ब के दो टर्मिनल हैं। कितने टर्मिनल हैं बल्ब के 2 टर्मिनल हैं। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि एक दूसरे को ना छुए। मतलब ऐसे लगाए जाते हैं कि एक दूसरे को छुए ना। घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्बों की भी ऐसी ही संरचना होती है। इस प्रकार विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों में ही दो टर्मिनल होते हैं। मतलब विद्युत सेल में भी 2 टर्मिनल होते हैं, दो, और विद्युत बल्ब में भी होते हैं। विद्युत सेल से जुड़ा बल्ब। विभिन्न रंगों के प्लास्टिक रंग का आवरण चढ़े विद्युत तार के 4 टुकड़े लीजिए। प्रत्येक तार के टुकड़ों के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटा दीजिए। इस प्रकार दोनों सिरों पर धातु का एक तार अनावरित हो जाता है। आइए देखते हैं विद्युत परिपथ। विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह या विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बल्ब कब दीप्त होता है? जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के प्लस टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। जब बल्ब के 2 टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है, तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। किससे प्रवाहित होती है विद्युत धारा? बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह बल्ब को प्रदीप्तमान करती है। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता है। ऐसा बल्ब के फ्यूज होने के कारण हो सकता है। किसके कारण हो सकता है? बल्ब के फ्यूज होने के कारण हो सकता है। विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो जा सकता है। इनमें से एक कारण है कि बल्ब के तंतु का खंडित होना। क्या होना? खंडित होना। और बल्ब के तंतु को खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाना। इसलिए फ्यूज बल्ब इसके तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण प्रदीप्तमान नहीं होता है। विद्युत स्विच। आइए देखते हैं विद्युत स्विच। घर में तैयार की गई टार्च को ऑन तथा ऑफ करने में विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते हैं अथवा हटाते हैं। यह एक साधारण विद्युत स्विच था, लेकिन इसे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। 2 ड्राइंग पेन, एक सुरक्षा पिन या 2 पेपर क्लिप, 2 तार तथा थर्माकोल या एक लकड़ी के बोर्ड से एक विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं। जब सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग पिनों को स्पर्श करता है, तब वह दोनों ड्राइंग पिनों के बीच के रिक्त स्थान को भरता है। तब इस स्थिति को स्विच को ऑन करते हैं। सुरक्षा पिन का पदार्थ विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देता है, अतः विद्युत परिपथ पूरा हो
जाता है। इस तरह बल्ब प्रदीप्तमान होता है। इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन दूसरी ड्राइंग पिन से स्पर्श करती है तो विद्युत बल्ब प्रदीप्तमान नहीं होता है। इस तरह ड्राइंग पिन के बीच का रिक्त स्थान बंद नहीं होता है तथा परिपथ पूरा नहीं होता। इस दशा या स्थिति में स्विच ऑफ कहलाता है। आप लोग देखते जाइएगा, पॉइंट ये एनसीईआरटी के पॉइंट हैं। ये एनसीईआरटी में ऐसे ही दिए होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये सारे। स्विच एक सरल युक्ति है। स्विच कैसी युक्ति है? सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ तथा तोड़ सकती है। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को प्रदीप्तमान करने तथा अन्य युक्तियों को चलाने के लिए करते हैं। यद्यपि घरों में प्रयोग होने वाले स्विच इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं पर उनके डिजाइन जटिल होते हैं। मतलब उनके डिजाइन आजकल आपने देखे हैं, अलग अलग डिजाइन की चीज़ें चली तो उनके डिजाइन अलग होते हैं। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक। विद्युत धारा प्रवाह के लिए परिपथ में किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है? जांच करने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे सिक्के, कॉर्क, रबड़, कांच, चाबियां, पिन, प्लास्टिक का स्केल, लकड़ी का गुटका, एल्युमिनियम की पत्ती, मोमबत्ती, सिलाई मशीन की सुई, थर्माकोल, कागज तथा पेंसिल की लीड आदि एकत्रित कीजिए। मतलब ये सब आप एकत्रित कर लीजिए। फिर है कुछ पदार्थों से तारों के स्वतंत्र सिरे लगने पर बल्ब नहीं जलता है। इसका अर्थ यह है कि वे पदार्थ विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देते। इसके विपरीत बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि कुछ पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक हैं और विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। स्विच के दो ड्राइंग पिन के बीच में जब केवल वायु थी तो बल्ब नहीं जलता था। इसका तात्पर्य है कि वायु भी विद्युत रोधक है। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट सुचालक पदार्थ से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारों और प्लग के ऊपर के भाग स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भागों जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इसका बनाने के लिए रगड़ तथा प्लास्टिक का उपयोग होता है। आइए देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम लोग। विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है। किसका स्रोत है? विद्युत का। विद्युत सेल दो टर्मिनल, एक धन टर्मिनल तथा एक ऋण टर्मिनल से बने होते हैं। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। हम लोगों ने पढ़ा भी था, दोनों टर्मिनल अलग अलग जोड़े जाते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब दीप्त हो उठता है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होता है। स्विच एक सरल युक्ति। स्विच कैसी युक्ति? सरल है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता अथवा पूरा करता है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे विद्युत चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे विद्युत चालक कहलाते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती वे विद्युत रोधक कहलाते हैं। जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है उन्हें विद्युत चालक कहते हैं और जिनसे प्रवाहित नहीं होती उन्हें विद्युत रोधक कहते हैं। आइए देखते हैं चुंबक। चुंबक क्या है? चुंबक की खोज मैग्नेटाइट में लोहा होता है और यह मैग्नेटाइट मैग्नीशियम नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। मतलब जो पदार्थ लोहे को आकर्षित कर लेते हैं उनको क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है। चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने चुंबक कहा। तत्पश्चात लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ। इन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। आजकल विभिन्न आकृति के कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार तथा गोलाक चुंबक। कितने हैं उदाहरण? छड़ चुंबक, नाल चुंबक और बेलनाकार और गोलांत चुंबक। चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ। चुंबक कुछ पदार्थ को आकर्षित करता है जबकि कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा हो गया, निकिल हो गया तथा कोबाल्ट। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। चुंबक के ध्रुव आइए देखते हैं। अधिकतर लोहे का बुरादा चुंबक छड़ी के दोनों सिरों पर चिपका होता है। ये सिरे चुंबक के ध्रुव हैं। क्या है ये? चुंबक के ध्रुव हैं। दिशाएं ज्ञात करना। आइए देखते हैं दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है जो उत्तर दक्षिण होता है। उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा अथवा उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा दक्षिणोन्मुखी अथवा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो आपसे ऊपर की ओर जो होगा निर्देश करने वाला उसको उत्तर
उत्तरोमुखी कहेंगे जो नीचे की ओर होगा दक्षिण की ओर, उसको दक्षिणोमुखी या दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। सभी चुंबकों को दो ध्रुव होते, चाहे उनका आकार कैसा भी हो। समानता चुंबकों पर उत्तर एन तथा दक्षिण एस ध्रुवों को अंकित किया जाता है। चुंबक का यह गुण हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। कैसा है हमारे लिए? ये अत्यंत उपयोगी है। चुंबक के इस गुण का उपयोग दिशा निर्धारण के लिए करते रहे हैं। यह कहा जाता है कि प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते थे, उसे धागे से लटकाकर दिशा निर्धारण करते थे। समझ आ गया ना? आइए देखते हैं। तत्पश्चात चुंबकों इस गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई है। यह कंपास या दिक्सूचक के नाम से जानी जाती है। कंपास सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है। एक चुंबकित सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती है जो स्वतंत्र पूर्वक घूमती है। कंपास में एक डायल भी होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। क्या अंकित होती हैं? जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। कंपास को उस स्थान पर रखते जहाँ से हमें दिशा निर्धारण करना होता है। इसकी सुई विरामावस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्धारित करती है। कैसी दिशा को निर्धारित करती है? उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। कैसा चुंबक है? प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक आकर्षित नहीं होते हैं उनको अचुंबकीय कहते हैं। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। स्वतंत्र पूर्व लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दिशा में आकर रुकता है। किस दिशा में आकर रुकता है? उत्तर दिशा में आकर रुकता है। दो चुंबकों के आसमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। आइए, आपका जो ये चैप्टर था 9th वो आपका ख़त्म हो गया है, फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का देखते हैं जल। आइए देखते हैं जल में क्या क्या है आपके। जल का उपयोग। गेहूँ, चावल, दालें, सब्जी तथा अन्य बहुत सी खाने की वस्तुओं का प्रतिदिन उपयोग करते हैं। कुछ रेशे जिनका उपयोग कपड़ा बनाने में करते हैं पौधों से ही प्राप्त होते हैं। उपयोग की लगभग सभी वस्तुओं के उत्पादन में जल का उपयोग उद्योग में किया जाता है। किसमें किया जाता है? उद्योगों में किया जाता है। इसलिए जल का उपयोग केवल दैनिक कार्यों के लिए नहीं वरन बहुत सी वस्तुओं के उत्पादन के लिए भी होता है। मतलब जो जल है हम लोगों के लिए वो हर तरह से बहुत उपयोगी है। आइए देखते हैं जल का स्रोत। नदियाँ, झरना, तालाब, कुआं अथवा हैंडपंप से जल प्राप्त करते हैं। पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। इस जल का अधिकांश भाग समुद्रों और महानगरों में के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं जिससे जल खारा होता है। इसलिए यह पीने के लिए अनुपयुक्त तथा अन्य घरेलू कृषि तथा उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उचित नहीं है। मतलब जो खारा जल है वो मतलब घर के लिए या कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है, उचित नहीं होता। आइए देखते हैं जल चक्र। गर्म करने पर जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जल वाष्प अपने साथ लवणों का वहन नहीं करती है। इस प्रकार बनी जलवाष्प वायु का एक भाग बन जाती है जिसे प्राण देखा नहीं जा सकता। जल को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उसे गर्म करना अनिवार्य है। तथापि यह देखा है कि खेतों, सड़कों, छतों तथा अन्य जमीनी क्षेत्रों से भी जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। महासागरों का वह खारा जल जो गहरे गड्ढों में छूट जाता है वाष्पन के परिणाम स्वरूप महासागर के पास नमक के ढेर के रूप में एकत्रित हो जाता है। ये तो हम लोगों को भी पता है कि महासागर के जल से ही नमक का उपयोग होता है, मतलब नमक बनता है। दिन के समय सूर्य की किरणें महासागरों, नदियों, झीलों तथा तालाबों में भरे जल पर पड़ती हैं। खेत तथा अन्य भूमि क्षेत्र भी सूर्य की किरणों को ग्रहण करते हैं। इसके फलस्वरूप इन सभी का जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित होता है, तथापि जल में घुले लवण शेष रह जाते हैं। छाया वाले स्थान पर रखी हुई प्लेट से भी जल विद्युत होता है, यद्यपि इसमें अधिक समय लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के समय हमारे चारों ओर की वायु भी गर्म हो जाती है। गर्म वायु छाया में रखे जल को वाष्पित करने के लिए ऊष्मा प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है भाई? ऊष्मा प्रदान करती है। इस प्रकार जल के सभी खुली पृष्ठों से वाष्पन की क्रिया होती रहती है। इसके फलस्वरूप वायु में जलवाष्प निरंतर मिलती जाती है, तथापि जल का वाष्पन एक धीमी प्रक्रिया है। यही कारण है कि जल से भरी किसी बाल्टी से जल की इस क्षति को हम बहुत कम देख पाते हैं। सूर्य के प्रकाश में वाष्पन तेजी से होता है। जल को किसी बर्नर पर गर्म करने में वाष्पन और अधिक तेजी से होता है।
सभी पौधों को वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो भाई हम लोग जानते हैं पौधे इस जल की कुछ मात्रा का उपयोग अपना भोजन बनाने में करते हैं, कुछ मात्रा अपने विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं। पौधे इस जल का शेष भाग उत्सर्जन प्रक्रम द्वारा जलवाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देते हैं। वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करते हैं। किसके द्वारा? जलवाष्प संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करते हैं। वर्षा युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती है और जलवाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाती है। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम ही एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं ताप कम हो जाता है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती है ठंडी होती जाती है। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें, जिन्हें जलकणिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाती है। छोटी जलकणिकाएं जो वायु में तैरती रहती हैं, हमें बादल के रूप में दिखाई देती हैं। किस रूप में दिखाई देती हैं? बादल के रूप में दिखाई देती हैं। इस प्रकार बनी हुई बहुत सी जल कणिकाएं आपस में मिलकर एक बड़े अमाप की जल की बूंद बनाती हैं। इनमें से कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वे नीचे की ओर गिरने लगती हैं। इन गिरती हुई बूंदों को ही हम वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको हम वर्षा कहते हैं। विशेष परिस्थितियों में यह ओले या हिम के रूप में भी गिर सकती है। इस प्रकार वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायु में चला जाता है और बादल बनाते हैं, और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आ जाता है। आइए देखते हैं पुनः महासागरों की ओर। देखते हैं क्या दिया है पुनः महासागरों की ओर में। प्रायः समस्त पृष्ठभूमि महासागर के तल से ऊंचे वर्षा तथा हिम के रूप में भूमि पर गिरा अधिकांश जल अंततः महासागरों में वापस चला जाता है। यह विभिन्न ढंगों से होता है। पर्वतों पर हिम पिघलकर जल बन जाती है। यह जल पहाड़ों से झरनों तथा नदियों के रूप में नीचे गिरता है। कुछ जल जो वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता है वह भी नदियों और झरनों के रूप में बह जाता है। अधिकांश नदियाँ भूमि पर लंबी दूरी तय करती हैं और अंततः किसी समुद्र या महासागर में गिर जाती है। तथापि कुछ नदियाँ का जल झीलों में बह जाता है। वर्षा का जल भी झीलों तथा तालाबों को भर देता है। किसको भर देता है? झीलों तथा तालाबों को भर देता है। वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है और मृदा में विलुप्त हुआ प्रतीत होता है। इस जल का कुछ भाग वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा वापस वायु में चला जाता है। शेष जल धीरे धीरे भूमि के नीचे रिसता रहता है। इस जल का अधिकांश भाग हमें भौम जल के रूप में उपलब्ध हो जाता है। कुओं का भरण भौम जल से ही होता है। इसी प्रकार झीलों के जल का स्रोत भी भौम जल ही होता है। हैंडपंप या नलकूप से खींचा गया जल भौम जल से ही आता है। जिन क्षेत्रों में अधिक हैंडपंप या नलकूप उपयोग होते हैं वहाँ पर भौम जल प्राप्त करने के लिए हमें गहरी खुदाई की आवश्यकता होती है। अति उपयोग के कारण भौम जल के स्तर की क्षति का चिंता का विषय है। उन क्षेत्रों में जहाँ भूमि पर वनस्पति बहुत कम है या बिल्कुल ही नहीं है, वहाँ वर्षा का जल शीघ्र बह जाता है। बहुत से ऐसे भी क्षेत्र जहाँ पर अधिकांश जमीन कंक्रीट से ढकी होती है, ऐसी भूमि में जल का रिसाव बहुत कम होता है, जिससे अंततः भौम जल की उपलब्धता प्रभावित हो जाती है। वर्षा का बहता जल अपने साथ मृदा के ऊपरी पृष्ठों को भी बहा लेता है। भूमि के पृष्ठ का वर्षा रूपी जल ओलों तथा हिम के रूप में महासागरों में वापस पहुंच जाता है। इस प्रकार जल पृथ्वी के ऊपरी पृष्ठ से जलवाष्प के रूप में वायु में जाता है। वर्षा ओलों तथा हिम के रूप में वापस लौटता है और अंत में वापस महासागरों में लौट जाता है। जल के इस प्रकार चक्रण करने को जल चक्र कहते हैं। समुद्र तथा भूमि के बीच यह जल चक्र एक निरंतर प्रक्रम है। यह भूमि पर जल की आपूर्ति बनाए रखता है। नेक्स्ट है भारी वर्षा। भारी वर्षा में देखते हैं क्या दिया है। वर्षा का समय, अवधि तथा मात्रा विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। संसार के कुछ भागों में पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है, जबकि ऐसे स्थान भी है जहाँ पर वर्षा कुछ दिनों के लिए ही होती है। हमारे देश में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है। गर्मी के गर्म दिनों के बाद वर्षा हमें राहत प्रदान करती है। बहुत सी फसलों का बोया जाना मानसून के आने पर निर्भर करता है, परंतु अत्यधिक वर्षा से भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। देखो ये तो बात सही है, कोई भी बहुत अधिक चीज़ भी नहीं अच्छी होती है और बहुत कम भी नहीं अच्छी होती है। भारी वर्षा से नदियों, झीलों तथा तालाबों का जल स्तर बढ़
सकता है। ऐसा होने पर जल एक बड़े क्षेत्र में फैलकर बाढ़ का कारण बन सकता है। यह खेतों, वनों, गाँव और शहरों को जलमग्न कर सकता है। हमारे देश में बाढ़ से फसलें, पालतू जानवर, संपदा तथा मानव जीवन की आसार क्षति होती है। बाढ़ के समय जल में रहने वाले जीव भी बह जाते हैं। प्रायः जल बाढ़ का जल उतरता है तो ये जल जीवन व थल भाग में भी फंसकर मर जाते हैं। वर्षा भूमि पर रहने वाले जीवों को भी प्रभावित करती है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक है काफ़ी समय तक वर्षा ना होना। अगर देखते हैं काफ़ी समय तक अगर वर्षा नहीं होती है तो क्या प्रभाव पड़ता है। वाष्पन एवं बाष्पोत्सर्जन द्वारा मृदा से लगातार जल की क्षति होती रहती है, क्योंकि यह वर्षा द्वारा वापस नहीं लाया जा रहा है, इसलिए मृदा सूख जाती है। उस क्षेत्र के तालाबों और कुओं में जल का स्तर गिर जाता है और उनमें से कुछ सूख भी जाते हैं। मतलब कुछ का जल का स्तर गिर जाता है और कुछ सूख भी जाते हैं। वाम जल की भी कमी हो जाती है, इससे सूखा पड़ सकता है। सूखे की स्थिति में खाद्यान्न और चारा प्राप्त करना दुर्लभ हो जाता है। देखो ये तो बात सही, अगर नहीं होगी वर्षा तो उससे भी काफ़ी नुकसान है और ज़्यादा होगी तो उससे भी काफ़ी नुकसान है। जल को संरक्षित कैसे करें। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा भाग ही पौधों, जंतुओं तथा मनुष्यों के प्रयोग के लिए उपयुक्त होता है। अधिकांश जल महासागरों में है, जिससे सीधे ही उपयोग में नहीं लाया जा सकता। देखो महासागरों का जल खारा होता है, जो हम लोगों के लिए उपयोगी भी नहीं होता है और उनको डायरेक्ट उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। जब भौम जल का स्तर अत्यधिक गिर जाता है तब भौम जल का और अधिक उपयोग नहीं कर सकते। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती, परंतु उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा अत्यंत सीमित है और अति उपयोग के कारण घटती जाती है। जल की मांग प्रतिदिन बढ़ रही है। देखो जल की मांग तो प्रतिदिन बढ़ती ही रहेगी। वर्षा के जल का संग्रहण देखते हैं। वर्षा के जल को एकत्र करना और उसका भंडारण करने के बाद में प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। इस उपाय द्वारा वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा का जल संग्रहण कहते हैं। मतलब एक जगह इकट्ठा कर लेना जल संग्रहण कहते हैं। वर्षा जल का कुछ भाग बहकर नदियों या झीलों तक पहुंच जाता है, जो कि बहुत दूर पर हो सकते हैं, क्योंकि यह जल हमारे चारों ओर भूमि में वापस नहीं गया है। अतः इस जल को घरों में वापस लाने के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता भी होगी भाई। आइए देखते हैं वर्षा जल का संग्रहण की तकनीकी, मतलब इसको इकट्ठा करने की तकनीकी क्या है, हम लोग वो देखते हैं। तकनीकी है इसकी। छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण। इस प्रणाली में भवनों की छत पर एकत्र वर्षा के जल को भंडार टैंक में पाइपों द्वारा पहुंचाया जाता है। इस जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण हो सकते हैं, जिन्हें उपयोग करने से पहले निस्यंदित करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। निस्यंदित आवश्यकता होता है, मतलब आवश्यक होता है। इस जल को भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे ही पाइपों द्वारा जमीन में बने किसी गड्ढे तक ले जाया जा सकता है, जहां से यह मिट्टी में रिसाव द्वारा भौम जल की पुनः पूर्ति करेगा। एक दूसरा विकल्प यह है कि सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमि में सीधे पहुंचा दिया जाए। आइए देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। जल जीवन के लिए आवश्यक है, तो भाई सब लोग जानते हैं जो जल हम लोगों का वो जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में वाष्पन और वाष्प उत्सर्जन से जलवाष्प मिलती रहती है। जलवाष्प वायु में संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती हैं, जो बादल जैसे दिखाई देते हैं। बहुत सी छोटी जल की बूंदें परस्पर मिलकर वर्षा, हिम तथा ओले के रूप में गिरती हैं। किस रूप में गिरती हैं? वर्षा, हिम तथा ओले के रूप में गिरती हैं। वर्षा, ओले तथा हिम नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं तथा मिट्टी में जल की पुनः पूर्ति करते हैं। महासागरों तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहते हैं। किसको कहते हैं? महासागरों तथा जलीय भागों के बीच के जल को जल चक्रण कहते हैं। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है, जबकि लंबे समय तक वर्षा न होने से सूखा पड़ जाती है। पृथ्वी पर उपयोग करने योग्य जल की मात्रा सीमित है, इसलिए विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता। मतलब हम लोग जल का उपयोग निरर्थक ना करें, जहाँ उपयोग हो वहीं करें। आइए देखते हैं वायु के बारे में। वायु हर जगह उपस्थित है। वायु स्थान घेरती है, यह चारों ओर उपस्थित है। वायु का कोई रंग नहीं होता है, इसके आर पार देखा जा सकता है, यह पारदर्शी होती है।
हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है तथा इसे वायुमंडल कहते हैं। वायु केवल एक ही पदार्थ है, वास्तव में ऐसा नहीं है। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। जलवाष्प, वायु में जलवाष्प विद्यमान होती है। जल वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। आइए देखते हैं ऑक्सीजन। अब हम लोग जलने की क्रिया केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। वायु का एक अवयव ऑक्सीजन है। अब वायु और इसी कारण इसके ऑक्सीजन अवयव हमारे प्रयोग में लाए गए गिलास में सीमित मात्रा में है। जब यह ऑक्सीजन जलती हुई मोमबत्ती के द्वारा प्रयोग कर ली जाती तो मोमबत्ती अधिक समय तक नहीं जल पाती तथा वह बुझ जाती। गिलास के अंदर ऑक्सीजन द्वारा घेरा हुआ स्थान भी रिक्त हो जाता है और इस स्थान को भरने के लिए जल ऊपर चढ़ जाता है। आइए अब देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में क्या दिया हुआ है हम लोगों का। वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते हैं। वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं हुआ नाइट्रोजन कहलाता है। यह वायु का लगभग 4/5वां भाग घेरती है। आइए देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। वायु का एक छोटा सा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। पादप एवं जंतु श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जलने पर ऑक्सीजन का उपयोग कर मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ अन्य गैस बनाते हैं। धूल तथा धुआं देखते हैं हम लोग। ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। धुएं में भी कुछ गैस एवं सूक्ष्म कण होते हैं जो प्राय हानिकारक होते हैं। इस कारण कारखानों में लंबी चिमनियाँ होती हैं। ये चिमनियाँ हानिकारक धुएं तथा गैसों को हमारी नाक से तो दूर ले जाती है लेकिन आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को बिल्कुल नज़दीक ले आती। वायु में धूल के कण सदैव क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं। सूर्य की किरणों में कुछ छोटे छोटे चमकीले कण तेजी से घूम रहे हैं। सूर्य के प्रकाश किरण पुंज में धूल कण होते हैं जो यह दर्शाता है कि वायु में धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। वायु में धूल के कण समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं। जब हम नाक से सांस लेते हैं हम वायु को अंदर लेते हैं। धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारी नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा उपस्थित होते हैं। वायु में कुछ गैसें जलवाष्प तथा धूल के कण विद्यमान होते हैं। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। तथापि वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है। क्या हो सकती है? स्थानीय भिन्नता हो सकती है। वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। वास्तव में ये दोनों गैसें मिलकर 99 भाग बनाती हैं। शेष 1% भाग कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैस, जलवाष्प, धूल के कण होते हैं। जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने के लिए जमीन पर आना पड़ता है। आप जानते हैं हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या उपस्थित होता है? नाइट्रोजन उपस्थित होता है। वायुमंडल में क्या? ऑक्सीजन। इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते तथा इसके स्थान ही ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। पौधे श्वसन में भी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। वास्तविकता है कि जंतु पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते। कुछ जंतु भी हैं जो पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते। इसी प्रकार पौधे भी जंतुओं के बिना अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते। वायुमंडल में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने के दोनों एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं होती। तो भाई जानते हैं कि संतुलन बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का संतुलन होना आवश्यक होता है। पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है। वायु पवन चक्की को घुमाती है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की को चलाने में होता है। पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है पवन चक्की? विद्युत भी उत्पन्न करती है। वायु नावों को खेने में, ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलाने में सहायता करती है। पक्षी, चमगादड़ तथा कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। वायु बहुत से पौधों के बीजों तथा फूलों के पराग कणों को इधर उधर फैलाने में सहायक होती है। जल चक्र में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसी चैप्टर के। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते परंतु इसे अनुभव कर सकते हैं। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु जगह घेरती है। जल तथा मिट्टी वायु में उपस्थित होती है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण। इसमें कुछ धूल कण भी हो सकते हैं।
ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक तथा श्वसन के लिए आवश्यक है। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए उसे क्या कहते हैं हम लोग? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। जलीय प्रणाली श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।